हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दोस्तों, यह राष्ट्र का स्वरूप का दूसरा भाग है, जन। पहले भाग का वीडियो हमने बना चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ को। पहले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इस गद्यांश में लेखक कहता है कि राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उस भूमि पर रहने वाला जन अर्थात मनुष्य। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। और लेखक कहता है कि यदि भूमि हो और वह जनविहीन हो अर्थात उस पर लोग न हो तो राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। और लेखक आगे कहता है कि पृथ्वी और जन अर्थात लोग के रहने से ही एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, और जब जन रहेंगे, जब लोग रहेंगे, तभी मातृभूमि माता कहलाएगी, तभी मातृभूमि कहलाएगी। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। लेखक कहता है कि पृथ्वी माता है और उस पर रहने वाले लोग सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो पृथिव्याः अर्थात भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। आगे लेखक लिखते हैं कि जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब लेखक कह रहा है कि जन अर्थात लोगों के हृदय में यह भावना होनी चाहिए कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके सच्चे अर्थों में पुत्र हैं, तभी इस राष्ट्र का अंकुरण हो सकता है और इसी भावना से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं, और इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। जब हमारे मन में यह भाव जागृत हो जाता है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तब इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे अर्थों में अपना संबंध स्थापित करता है अर्थात अपना संबंध प्राप्त करता है। जहाँ यह भावना नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, और जहाँ यह भावना नहीं है कि पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, वहाँ राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृत्व के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। और जब यह लोग समझते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तो हमारे हृदय में, जन के हृदय में प्रणाम भाव अर्थात नमन करने का भाव प्रकट होता है, और तभी हम पृथ्वी को मातृ अर्थात माता के रूप में स्वीकार करते हैं। नमो मात्रे पृथिव्यै अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है।
माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है और यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन के संबंधों का दृढ़ बंधन है और इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है और इसी दृढ़ भित्ति पर लेखक कह रहा है कि इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का एक भवन तैयार होता है, अर्थात राष्ट्र का एक मकान तैयार होता है और यह चिर जीवन आश्रित रहता है, अर्थात यह चिरकाल तक, अनंत काल तक रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ ही माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग होता है, अर्थात जो अपनी माता को सत्कार देता है। आगे लेखक लिखता है कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, अर्थात जो पुत्र अपनी माता का सत्कार करते हैं उन्हें ही उनकी संपत्ति का क्या होता है, उन्हें ही उनकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। आगे लिखता है लेखक, माता के प्रति अनुराग सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है और माता के प्रति सेवा भाव की भावना ही पुत्र का आवश्यक कर्तव्य है। वह एक निष्कर्ष धर्म है, अर्थात वह बिना ही किसी स्वार्थ के किया जाने वाला धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधोपतन का सूचित करता है, पुत्र के अधोपतन को सूचित करता है, अर्थात लेखक कहता है कि जो पुत्र अपने स्वार्थ के लिए माता का सेवा करता है, अर्थात माता से प्रेम करता है, उस पुत्र का पतन हो जाता है, अर्थात उस पुत्र को आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। और आगे लेखक लिखता है कि जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। और लेखक कहता है कि जो जन अर्थात जो लोग अपने माता से अपने संबंधों को जोड़े रखना चाहता है तो उसका आवश्यक कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान दे, अर्थात राष्ट्र की उन्नति इसी से हो सकती है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है और माता अपने सब पुत्रों को समान दृष्टि से देखती है, किसी में ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, अर्थात पृथ्वी पर जितने प्रकार के लोग बसते हैं, जितने प्रकार के जन रहते हैं, वह पृथ्वी के लिए सब बराबर हैं, उनमें कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है और जो व्यक्ति मातृभूमि के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है सच्चे अर्थों में वही इस भूमि का हकदार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनका विस्तार अनंत है, अर्थात उनकी संख्या बहुत है, ज़्यादा है और वह नगरों, जनपदों, गांवों, जंगलों, शहरों अनेक स्थानों पर
निवास करते हैं, अनेक स्थानों पर रहते हैं। और ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं। अब लेखक कह रहा है कि ये जो लोग इस भूमि पर बसते हैं, यह अनेकों जगह बसते हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, फिर भी यह मातृभूमि के पुत्र कहलाते हैं। अर्थात इतनी सारी भिन्नताएं होने के कारण भी यह मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव से अखंड सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। अब लेखक कहता है कि इस जो जन है वह अलग भाषा बोलते हैं, अलग रहन सहन है उनका, फिर भी इतनी विभिन्नताएं होने के कारण भी यह एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। अर्थात इनमें मातृभूमि के प्रति जो संबंध है वह भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि मातृभूमि के प्रति जो इनका संबंध है पुत्र और माता का, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है और इस पृथ्वी के विशाल प्रांगण में अर्थात पृथ्वी का विशाल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस पे हर जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है और समानता के आधार पर सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त है। अर्थात सभी एक जैसे उन्नति कर सकते हैं, ऐसा अधिकार सबको, हर जन को प्राप्त है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता और किसी जन को, किसी लोग को छोड़कर राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता, अर्थात राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, अर्थात राष्ट्र के प्रत्येक अंग का सुध अर्थात जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ है कि एक राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब भूमि, जन और संस्कृति रहती है। अगर इन तीनों में से कोई एक न होगा तो वहाँ पर अंधकार छा जाएगा और राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। अब अग्रवाल जी कहते हैं कि समस्त देशवासियों का यह पावन कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर तथा संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और इस प्रकार का व्यवहार किए जाने पर ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। जन का प्रवाह अनंत होता है। अब अग्रवाल जी कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। और आगे लिखते हैं, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। अर्थात अब लेखक कह रहा है कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ अर्थात अपने
राष्ट्र के साथ वह पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा रहता है और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। अर्थात जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक राष्ट्रीयता रहेगी और जब तक राष्ट्रीयता रहेगी तब तक जन रहेंगे। और आगे लिखते हैं कि हमारे इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। फिर लेखक कह रहा है कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोगों ने नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें सहन कर लिया है, उन्हें पार कर लिया है और आज भी हमारे राष्ट्र के ये निवासी इन उतार चढ़ावों का धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्ण आज भी जीवित हैं। और आगे लेखक लिखता है कि जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब लेखक कह रहा है कि राष्ट्र के जो निवासी हैं अर्थात राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जो जीवन है वह नदी की प्रवाह की भांति है और जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बढ़ते रहने के कारण बीच बीच में कहीं डेल्टा का निर्माण कर लेता है अर्थात डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में विकास के पद चिन्ह छोड़ते जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा भाग भी समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और बहुत जल्द हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा भाग संस्कृति लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।